नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं रवि रावत जी और मैं सृष्टि मिश्रा। रवि जी, आज महाराष्ट्र पे ही चलिए चर्चा करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से अब तरह तरह के बयान सामने आने लगे हैं। जैसा कि चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है, तो एक हड़कंप सा नजर आ रहा है, और खास तौर पर महाविकास अघाड़ी में, क्योंकि हरियाणा के चुनाव ने इनको डेंट तो दिया है। अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती तो इतना ज्यादा बयानबाजी और बड़बोलापन आपने देखा होगा कि नहीं आता। अब शरद पवार कह रहे हैं कि हरियाणा का रिजल्ट, चुनाव जो हुआ है वो रिपीट नहीं होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जनता अलग सशक्त है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता विकास भी देख रही है। महाराष्ट्र की जनता, खास तौर पर महिला वोटर्स, जो हर जगह एक सिक्के की तरह अपनी मजबूती दिखाती हैं, वो भी यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि उनके लिए यहाँ महायुति ने यहाँ पिटारा खोला है। तो बताइए कि शरद पवार का बयान क्या हम पूरे महाविकास अघाड़ी का बयान समझें, और इन्हें हरियाणा चुनाव बार बार क्यों याद आ रहा है? देखो, हरियाणा चुनाव से पहले इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे। ये सोच रहे थे कि हम हरियाणा जीत रहे हैं, महाराष्ट्र जीत रहे हैं, झारखंड जीत रहे हैं, जम्मू कश्मीर जीत रहे हैं। तो इनका ये, राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता, ये तैयारी में थे कि हरियाणा हार जाएंगे तो महाराष्ट्र में ये आराम से आ जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में और हरियाणा का एक जैसे सिमिलर पैटर्न है। वहाँ भी किस तरीके से, जो महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टियां हैं, और जितनी पार्टियां महाराष्ट्र में हैं उतनी करीबन लगभग उससे ज़्यादा कम हरियाणा में है। वोटिंग परसेंट के हिसाब से अगर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पे देखा जाए तो भले ही हरियाणा में 5-5 सीटें रही कांग्रेस बीजेपी का, 50-50 का मामला था। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी, महायुति और महाविकास अघाड़ी, उसमें भले 30 सीटें जीती हो, लेकिन वोटिंग परसेंट में मात्र केवल 0.7% का डिफरेंस था महाविकास अघाड़ी और बीजेपी में। और उससे जब ये लोकसभा रिजल्ट हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो बीजेपी कांग्रेस का जीत का कारण था उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, वो था संविधान को लेकर। संविधान को लेकर जो अमित शाह जी का वीडियो एडिट करके कांग्रेस ने झूठ फैलाया, उस नैरेटिव के कारण उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अभी राहुल गांधी ने यूएसए में दलितों के आरक्षण को, पिछड़ों के आरक्षण पर बयान दिया कि हम, एक ऐसा समय आएगा कि हम इसको खत्म कर देंगे। और उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर तमाम अलग अलग इलाकों में उसका विरोध प्रदर्शन कराया गया। बीजेपी ने उस पर काफ़ी टिप्पणियां की, काफ़ी अलग अलग प्रदर्शन हुए। तो राहुल गांधी का जो नज़रिया है वो भी देख लिया उन्होंने। और जो महाराष्ट्र में इससे पहले जो महाविकास अघाड़ी के टाइम उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, तो उस समय भी इनके उसमें न तो कानून व्यवस्था सही थी, और किस तरीके से वहाँ पर वसूली सरकार चलती थी। कल ही जब रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार और शिंदे, तो उन्होंने साफ साफ अटैक किया किस पर? अनिल देशमुख पर, कि जो 100 करोड़ की वसूली रैकेट का जो वहाँ पर मुंबई में चलाया जा रहा था, किस तरीके से मुकेश अंबानी के घर के बाहर भी बम रखने का प्रयास किया गया, उनसे वसूली। उनका उद्धव गुट का एक नेता भी गिरफ्तार होता है उसमें। तो तमाम ऐसी घटनाएं रही उस कार्यकाल में, वो उनके लिए नेगेटिव है। और सबसे बड़ी बात, जो शरद पवार ने, अभी शरद पवार से देवेंद्र फडणवीस ने सवाल किया कि भाई हमारा सीएम कैंडिडेट, तो क्योंकि शरद पवार ने पूछा था कि तुम्हारा सीएम कैंडिडेट कौन होगा। अभी तो देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमारा सीएम कैंडिडेट तो हमारे सामने खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है, लेकिन जो महाविकास अघाड़ी है उसका सीएम कैंडिडेट कौन हुआ? क्योंकि अभी देखो, सपा भी बोल रही है कि भाई हमारा, जो हम उसके साथ थे, अब वो आजमी बोल रहे हैं कि हमारा हमें सीटें, मीटिंग में नहीं हिस्सा ले रहे हैं। उनका सीएम कैंडिडेट को भी बहुत लड़ाई है, भले वो सीट, अभी उनकी सीट शेयरिंग का भी फाइनल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे खुलेआम पहले बगावत कर चुके थे कि भाई घोषित करो, नहीं तो हम अपने अलग तरीके से लड़ लेंगे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस वाले जो पहले कह रहे थे कि हम बड़े भाई हैं, हमें ज़्यादा, क्योंकि हमने लोकसभा में शायद वो ज़्यादा सीटें जीत गए, तो उनको लग रहा है कि हम सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे। शरद पवार जो कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ,
मैं अभी सीएम के लिए लड़ रहा हूँ। तो सीएम कैंडिडेट के लिए ही लड़ाई हरियाणा में हुई थी। कुमारी शैलजा हुड्डा हुड्डा ये सब आपस में लड़ रहे थे कि सीएम मैं बनूंगा। वैसी ही स्थिति महाराष्ट्र में है। उद्धव ठाकरे खुद अभी वर्सेस तैयार कांग्रेस। बैठे हैं कि मैं हाँ। सीएम बनूंगा, बिल्कुल। और शरद पवार वैसे ही हैं, कांग्रेस वाले वैसे तैयार बैठे हैं। तो लड़ाई का पैटर्न विपक्ष का वैसा ही है। वहाँ भी महाविकास आघाड़ी बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में लड़ रही है। टिकटों के लेकर अभी भी उनका फाइनल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे ही टिकट घोषित होंगे उसमें मुझे लग रहा है कि अभी ये सबसे पीछे उनको रखेंगे, उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को कोई मानेगा नहीं। बाद में जैसे लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि उद्धव गुट का एक सांसद हार गया था मुंबई वगैरह में, तो उसने खुलेआम कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इन्होंने हराया और हमारे उसको वोट नहीं किया हमारे कैंडिडेट को। तो इनकी पार्टी, इनका जो गठबंधन है उसमें सबसे बड़ा यही ड्रॉबैक है कि ये वोट वो नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, एक दूसरे के कैंडिडेट को हराएंगे। अभी जो मांग कर रहे हैं, अगर उनके अनुसार इनके कैंडिडेट नहीं मिलते तो ये बैकग्राउंड से, ये बैकड्रॉप से ये मैसेज देंगे कि इसको हराओ। तो मतलब तीनों पार्टियां आपस में हराएंगी। क्योंकि अभी जो है शिंदे ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट की, चाहे मुंबई के एरिया को खुश करने के लिए उन्होंने टोल टैक्स हटा दिए, और जिस तरीके से जो माझी लाडकी बहना योजना है उसके पैसे ट्रांसफ़र करा दिए, और जो संजय राउत है वो तमाम ये बोल रहे थे कि ये स्कीम खराब है, मध्य प्रदेश में बंद हो गई है। तो जो ये स्कीम का बैकग्राउंड है हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। वहाँ के बाकी और मुद्दे दिखाई दे या न दे वो बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के खाते में आ रहा है तो उसमें पुरुष भी खुश हो रहे हैं कि यार मेरी वाइफ के अकाउंट में आए पैसे आए। तो इस तरीके से जब डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे आ रहा है तो ये साइलेंट वोटर होते हैं। अब जो ये क्या लोकसभा के टाइम में नहीं था ये वोट वाला, ये बताते नहीं है। हाँ। तो महिलाएं साइलेंट वोट करती है, वो न तो ज़्यादा बताती है। तो जिस तरीके से तादाद साइलेंट वोटर डिसाइड हरियाणा में किए, कांग्रेस तैयार बैठी थी शपथ ग्रहण के लिए, तो वहाँ पर अब ऐसा लगता है कि लाड़की बहना योजना मध्य प्रदेश जैसा रिजल्ट आया, किसी को अनुमान नहीं था कि 150 से ऊपर बीजेपी चली जाएगी। अब यहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी है उसका सुपड़ा साफ ऐसा हो सकता है कि वो 100 भी पार ना कर पाई। और जो अति आत्मविश्वास था इनका, पहले से ये हरियाणा चुनाव से पहले ये सोच रहे थे कि हम सीएम शपथ लेने के लिए तैयार बैठे थे। उद्धव ठाकरे ने कपड़े तैयार कर दिए थे, शरद पवार वैसे ही तैयारी कर रहे थे कि मैं बनूंगा। तो उद्धव ठाकरे गुट ऑलरेडी नाराज है। उद्धव ठाकरे को उसके अनुसार सीटें नहीं मिलेगी, क्योंकि जब बीजेपी में थे, बीजेपी के साथ उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा तो विधानसभा में उस समय उनको काफ़ी सीटें मिली थी। और क्यों मिली थी? क्योंकि बीजेपी ने उनको ज़्यादा सीटें दी थी। तब दो ही पार्टियां थी, कुछ निर्दलीय थे, कुछ उनके छोटे मोटे साथी थे। अब यहाँ क्या है कि अब तीनों में उनको बंटवारा करना है, तो सीट तो उतनी मिलेगी नहीं। पिछली बार 52 पर शायद कुछ ऐसी सीटें थी उनकी जीते थे, 50 से कम थी शायद। तो शरद पवार सबसे बड़ी पार्टी थी विपक्ष में। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो सोच रही है कि हम सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़े, उसको नुकसान होगा। वो कांग्रेस पार्टी का जो राहुल गांधी का रवैया रहा है, हरियाणा चुनाव में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जहाँ जहाँ वो गए सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। अब मुझे लगता है कि अगर वे महाराष्ट्र में भी जाएंगे तो वहाँ भी इनका सुपड़ा साफ होगा, वो जलेबी नहीं तल पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि राज ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया है। अभी बीजेपी सोच रही थी कि हो सकता है उनके साथ वो गठबंधन में आ जाएं, लेकिन वो अलग अपने चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि राज ठाकरे फैक्शन भी उद्धव ठाकरे के स्तर का दर्द है? क्योंकि उद्धव ठाकरे कभी भी आप देखिए बयानबाजी, अब उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि राज ठाकरे अगर बाला साहब ठाकरे के पथ पर चलेंगे तो उद्धव के वोट में सेंध लगाएंगे? चलिए कांग्रेस की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि इससे और कद उनका छोटा होगा उद्धव ठाकरे का उस फैक्शन में? देखो, विधानसभा चुनाव में अगर बहुत
अलग अलग त्रिकोणीय मुकाबला हो, अलग अलग पार्टियों की लड़ाई हो, तो वहाँ पर 1000 वोट, 2000 वोट, 10,000 वोट बहुत मायने रखता है। हाँ। अगर राज ठाकरे अलग लड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई नहीं जानता, पिछली बार भी कुछ बिल्कुल। कुछ सीटें जीते थे और बहुत सारी सीटों पे काफ़ी अच्छा वोट हाँ। परसेंट भी लिया था। हाँ। अब अगर वो लड़ते हैं तो उद्धव ठाकरे को काफ़ी नुकसान पहुंचाएंगे। मुंबई रीजन में उनका काफ़ी वर्चस्व है, वहाँ पर जो महाविकास अघाड़ी है उनके वोटों में बड़ी सेंध लगेगी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे को अगर सही उत्तराधिकारी अगर कोई मानता है तो वो राज ठाकरे को मानते हैं। बिल्कुल। राज ठाकरे को लोग ये सोचते हैं कि वो शायद बाला साहब ठाकरे की बिल्कुल पथ पे प्रतिमूर्ति चल, है, और बिल्कुल। उनके तरीके से जब उन्होंने मनसे बनाई तो तब भी वो बड़ा भावुक हुए थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे उनको भाव नहीं देते थे, लोग उद्धव ठाकरे को उतना पसंद नहीं करते थे। अब भी अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता से ज़्यादा राज ठाकरे की है। लोकप्रिय है। राज ठाकरे पूरे राष्ट्रीय लेवल पे फेमस हैं, भाषाई तौर पे या उत्तर भारतीय के तौर पे। वो कभी कभी उनको राजनीतिक बयानबाजी के कारण या उनके मारपीट जो कारण है उसका अलग कारण हो सकता है कि कुछ लोग उनसे नाराज हों, लेकिन राज ठाकरे की लोकप्रियता उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल। उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। बाला साहब ठाकरे भले ही उद्धव ठाकरे उनके बेटे हों, लेकिन लोग ज़्यादा लाइक राज ठाकरे को करते हैं। अगर राज ठाकरे के पास पार्टी होती शिवसेना तो आज टूटती भी नहीं हो और ये उनका एक ही वोट विचारधारा है जी। तो उद्धव ठाकरे ने तो धोखा दिया ना बीजेपी के साथ। पिछली बार चुनाव एक साथ लड़े और तुम सीएम बनने के लिए शरद पवार से हाथ मिला लिया, सोनिया गांधी के आगे तुम अपने शीश झुका देते हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो उद्धव ठाकरे सीएम बने, क्या वो सोनिया गांधी की कठपुतली नहीं थे? बिल्कुल। सोनिया गांधी के दरबार में ये हमेशा चले जाते हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे। तो जिस तरीके से अभी स्थितियां हैं, हरियाणा चुनाव ने इनके मंसूबे पूरे ध्वस्त कर चुके हैं और इनको सीटें जो बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं और सीएम कैंडिडेट इनको घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और जो अजीत पवार है, अजीत पवार अब बिल्कुल खुश हैं और वो साथ साथ वो उन्होंने जिस तरीके से पीसी की रिपोर्ट कार्ड को लेकर, इससे विपक्ष को बहुत बड़ा मैसेज गया है कि यहाँ कोई टूट नहीं है। जैसे हरियाणा में एकजुट बीजेपी लड़ रही थी और यहाँ भी उम्मीदवारों की लिस्ट आने वाली है 100 करीबन सीटों पे, कभी भी अभी बीजेपी जारी कर सकती है। तो जिस तरीके से बीजेपी अपने मजबूत गढ़ों में मजबूत रहती है, जैसे हरियाणा में अगर दक्षिण हरियाणा में बीजेपी मजबूत थी। अच्छा, आपको लगता है रवि जी कि बीजेपी जहां भी देखती है कि हल्की भी हार हुई है तो सबसे पहला उनका ये होता है कि हम एक सूत्र होकर लड़ेंगे? कांग्रेस में अलग थलग आप देखिए कि पार्टियां बढ़ जाती घमंड के कारण, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी में उस तरीके से घमंड नहीं है, क्योंकि ये देखते हैं कि अगर हमें 2 सीटों का भी नुकसान हुआ है तो तुरंत ये गठबंधन अपनी मजबूत करते, तो ये बड़ा फायदा देने वाली है। देखो अभी 2-4 दिन में काफी कांग्रेस के जो विधायक थे वो अजीत पवार के गुट में शामिल हुए। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी और महायुति गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो हरियाणा का जो मैसेज गया है वो महाविकास अघाड़ी को एक नेगेटिव सेंटिमेंट उनके कार्यकर्ताओं में आ गया, हताश हो गए हैं। उनको कांग्रेस पार्टी तो अपनी गलती मानती नहीं है, तो वो ईवीएम लग रहा है। बहुत सारे उनके कार्यकर्ता लगता है शायद वोट ही ना दें क्योंकि ईवीएम में शायद बीजेपी जीत रही है। उनको एक मैसेज चला गया। तो बहुत सारे जो विरोधी हैं महाराष्ट्र में, जो कांग्रेस के पेरोल पे मीडिया में काम करते हैं महाराष्ट्र में, तो वो ये कह रहे हैं कि वोट ही मत दो, क्योंकि तय हो चुका है कि यहाँ महायुति ही सरकार बनाएगी। तो बहुत सारे जो उनका मोरल जो डाउन है महाराष्ट्र में ऑलरेडी डाउन हो चुका है। एक जीत से काफ़ी असर हुआ है। और जो वोटिंग का पैटर्न है, अगर 1-2% भी महायुति, बीजेपी, शिंदे और एनसीपी के वोट में वृद्धि होती है तो मुझे लगता है कि 160 प्लस बीजेपी महायुति चली जाएगी। अच्छा। अगर 1-2% वही चेंज अगेंस्ट हो गया तो वो किसके पास चला जाएगा? वो महाविकास अघाड़ी के पास। तो ऐसा है,
जब तक वोटिंग नहीं हुआ है तब तक हरियाणा की तरह एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और जो इनकी कमियां हैं महाविकास आघाड़ी की, एक तो इनका सीएम कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी ने कंटिन्यूअस सैलजा और हुड्डा की लड़ाई को लास्ट मोमेंट तक बनाए रखा। ये लड़ाई महाराष्ट्र में भी चलेगी, इसी लड़ाई से काफ़ी वोट वैसे ही खिसक जाएंगे उनके। और दूसरी लड़ाई है कि जो अनाउंसमेंट हुए, जैसे वहाँ पर नायब सैनी ने तमाम योजनाओं को ग्राउंड पे उतारा, बहुत सारे वादे किए, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो महाराष्ट्र में ऐसे कोई ना तो उद्धव की आंधी है, ना शरद पवार की आंधी है, ना कांग्रेस की आंधी है। तो मतलब वोट शिंदे से कोई नाराजगी नहीं है, शिंदे ने कोई घोटाला नहीं किया है। बजाय घोटालों की अगर चर्चा होगी, घोटालों की चर्चा होगी तो वहाँ पे महावसूली घोटाला याद करते हैं, पात्रा चौल का घोटाला याद करते हैं। अच्छा, ये गैंग वॉर की बात कर रहे हैं। गैंग वॉर, ये देखो गैंग वॉर, एक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देखो अगर गैंग वॉर की बात, बाबा सिद्दीकी की बात करते हैं, तो जब यहाँ पर मुंबई में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था 1993 में, तब सीएम कौन था? महाराष्ट्र का सीएम कौन था? शरद पवार। शरद पवार खुले आम क्या कहते थे? शरद पवार अपने वोट बैंक के कारण मुंबई और महाराष्ट्र के लोग भली भांति जानते हैं कि गैंगस्टर का सपोर्टर असल में कौन है। दाऊद गैंग को किसने पाला पोसा? तो ऐसा नहीं है, इनके समय पे तो इतनी बड़ी गैंग वॉर हुई है। इन टी सीरीज के मालिक जितने गुलशन कुमार को मारा गया, तब इनके आंसू नहीं निकले। जब लड़ाई होती है, अगर किसी का, मैंने सुना है कि वो प्रॉपर्टी के लेकर के भी तमाम विवाद था। तो भाई अगर मुंबई में किसी का विवाद से होता है तो उनको सिक्योरिटी भी दी गई थी, ऐसा तो नहीं है। और ना ही वो इतने वो असहाय थे कि उनके पास सिक्योरिटी का नहीं था। अब किसी से रंजिश होगी तो हो सकता है कि वो उन्होंने मारा, तो उसमें सरकार का हाथ कैसे हो सकता है? एक समय था कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी 2000, जब मुंबई पे अटैक हुआ इतना बड़ा, तो कांग्रेस को 24 घंटे से 48 घंटे वहाँ एनएसजी कमांडो भेजने में लग गई। इनका जो गृह मंत्री था पाटिल, वो कपड़े बदलने में लगा रहता था। जब यहाँ पे एयरपोर्ट से कहीं दुर्घटना स्थल बम ब्लास्ट के वहाँ जाना होगा तो ये कपड़े बदलते थे। ये मोदी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में देखो ना कितने ब्लास्ट हुए थे। मुंबई में इतना बड़ा अटैक हुआ, इन्होंने उसका बदला तक नहीं लिया। मनमोहन क्या करते थे? कुछ किए? या कांग्रेस की जब सरकार थी महाराष्ट्र में, क्या किया था उन्होंने? एक से एक बड़े घोटाले किए। शरद पवार खुलेआम ऐसी बयानबाजी करते हैं, भले वो वोट बैंक के लिए खुश करते हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि ठीक है, वो आपको पता ही है कि क्या और क्या क्या। और देखिए इन्हीं सब मुद्दों पर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राष्ट्रीय सुधांशु त्रिवेदी ने हल्ला बोल किया। कहा 26/11 के अटैक में हमारे आंसू अब तक नहीं रुके, लेकिन इनके सूख गए हैं कांग्रेस के बारे में। और कहा गैंगवार की ये बात करते हैं, आज जम्मू कश्मीर में 4-5 जिलों को छोड़कर हमने हर जगह से आतंकवाद को हटा दिया। आज विश्व का सबसे बड़ा अटल सेतु के बारे में बात कर रहे थे और कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से 500 बिलियन इकोनॉमी को महाराष्ट्र पार कर चुका है, ये महाविकास आघाड़ी ने नहीं किया, लेकिन ये जरूर महायुति ने किया और बीजेपी सरकारों ने किया। अब ऐसे में देखिए महाराष्ट्र का चुनाव तो दिलचस्प हो गया है। अपने अपनी पार्टियां अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रही हैं। देखने वाली बात होगी जनता किसके हित में अपनी रिपोर्ट कार्ड को बनाकर तैयार करती है। बने रहिए, एक एक अपडेट रवि जी भी आपको देंगे और लगातार हम विश्लेषण महाराष्ट्र चुनाव पर जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया।